उसका जो सबसे छोटी हड्डी क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? तो देखिए कान के पास एक हड्डी होती है, स्टेपिस बोलते हैं, स्टेपिस स्टेपिस स्टेपिस। ये क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सबसे छोटी हड्डी होती है। और आपकी जो ये वाली हड्डी होती है ना, इसे फीमर, ये जांग की जो ये वाली हड्डी है, ये फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी है। तो सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि सबसे छोटी हड्डी किसे बोलेंगे और सबसे बड़ी हड्डी किसे बोलेंगे। तो ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि आप अपना जब भी मोबाइल देखें इसे, तो इसे पूरा इसको आगे कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी पीछे रह जाता है तो आवाज, और जब हम आंसर करते हैं तो देर हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करें। चलिए देखिए, हमें जो पढ़ना है कंकाल तंत्र और मांसपेशी तंत्र। तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देखिए जरा कि यहाँ जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, उसको बॉडी को स्टेबल करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक स्केलेटल सिस्टम चाहिए। ठीक है, और दूसरी मांसपेशियां चाहिए। अगर हमारे पास मांसपेशियां ना हो तो हमारा स्ट्रक्चर, वो जो अंदर वाला है जो दिख रहा है ना, वैसा दिखेगा। लेकिन कुछ हमारे ऊपर मांसपेशियां हैं तो हम बोलते हैं हमारा चेहरा जो होता है सुंदर है, किसी कोई हमें देखने में सुंदर लग रहा है, कोई स्वस्थ लग रहा है, कोई हेल्दी दिख रहा है। तो वो सिर्फ मांसपेशियों का ही कमाल है। लेकिन अंदर का जो हड्डियां हैं ये लगभग लगभग सबका सेम होता है, चाहे वो दुबला पतला हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे जैसा हो। तो ये जो दो तंत्र है, मतलब मांसपेशी तंत्र और आपका स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, ये दोनों मिलके आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये दोनों मिलके आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ मैंने लिख दिया है थ्योरी कि कंकाल व मांसपेशी तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करते हैं। सभी कशेरुकियों का मतलब ये है कि जो सभी वर्टिब्रेट हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी है उसी की बात कर रहे हैं। जिसमें रीढ़ की हड्डी है उसी का स्केलेटल सिस्टम की बात होगी। ठीक है, उसको वो एक आकृति प्रदान करेंगे और शरीर को सहारा देंगे। दृढ़ता और गति प्रदान करने में आपका स्केलेटल सिस्टम और आपका मस्कुलर सिस्टम सहायक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप में मसल्स नहीं होती? मान लीजिए मांसपेशी नहीं होती, मान लीजिए मांसपेशी नहीं, हमारे हाथ में मांसपेशियां नहीं है, तो क्या मैं अपने हाथ को हिला डुला सकता? क्या तो क्या मैं अपने हाथ को हिला डुला सकता? आंसर करिए, नहीं करते। इसका मतलब कि आपके मानव में, यानी जिसमें कशेरुकी है, उसमें आपको बॉडी को मूव कराने के लिए, शरीर को सहारा देने के लिए, गति करने के लिए आपको दोनों तंत्र की जरूरत है, कंकाल तंत्र और मांसपेशी तंत्र। अब अगर मैं कंकाल तंत्र की बात करूं, मानव स्केलेटल सिस्टम की बात करें, तो उस केस में मानव जो कंकाल तंत्र है उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, यानी इसको एक्सो एक्सकेलेटन बोलते हैं, और एक बोलते हैं एंडो स्केलेटन, मतलब अंतः कंकाल तंत्र। एक्सो एक्सकेलेटन और एंडो एक्सकेलेटन। अच्छा, अब एक्सो स्केलेटन क्या है, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे। अच्छा, क्या आपके जो बाहर वाला लेयर दिख रही है, क्या ये बाहर वाली जो लेयर दिख रही है, गरिमा जी बताइए, जो बाहर वाली लेयर दिख रही है, क्या इसी लेयर में आपका नाखून आएगा? क्या देखिए, इसी लेयर में नाखून आएगा? क्या क्या इसी लेयर में नाखून आएगा? क्या आपके जो रोम है वो आएंगे? क्या रोम, नाखून, रोम, जो आपका बाहर वाला जो त्वचा है, वो ये सभी इसी में आएगा। तो ये सब क्या है? आपका बाह्य स्केलेटन सिस्टम में आएगा। ये सभी आपका बाह्य स्केलेटन सिस्टम में आएगा। ठीक है, तो बाह्य स्केलेटन सिस्टम में क्या होगा? देखिए, बाह्य स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत बाल भी आपका बाहर ही होता है, रोम, नाखून आदि। और अंतः कंकाल संतंत्र के अंदर आपका जो अस्थि पंजर है, जितनी आपकी बोन्स हैं, वो आपका अंतः कंकाल तंत्र के अंदर आएगा। तो दो पार्ट में आएगा, एंडो और एक्सो। एक्सो में सारे बाहर वाली चीजें, उसमें बाल होगा, आपका नाखून होगा, स्किन्स होंगी, और अंतः कंकाल तंत्र में आपका जो जितनी हड्डियां हैं वो आएंगी। ठीक है, अब देखिए अंतः कंकाल तंत्र को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब अंतः कंकाल तंत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब यहां से देख लीजिए,
देखिए अंतःकंकाल तंत्र में क्या ये मेरा एक्सियस एक्सिस वाला पार्ट है क्या? अगर मैं इसको इस पार्ट से ब्रेक कर दूं, तोड़ दूं, तो क्या ये दो पार्ट में टूट जाएगा क्या? अगर मैं इसको दो पार्ट में तोड़ूं तो क्या ये दो पार्ट में टूट जाएगा क्या? टूट जाएगा। तो इसको इसको मैं दो पार्ट में कर सकता हूँ। एक तो एक्सियल वाला कर सकता हूँ, मतलब अच्छी है जिसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे अच्छी है ना अलका जी? इसे बोलेंगे अच्छी। और जो अच्छे से के अलावा चला जाए, बाहर चला जाए, वो सेकंड वाला पार्ट होगा। तो एक सेंट्रल वाला पार्ट और एक बाहर वाला पार्ट। इसको आप हिंदी में बोलते हैं अच्छी कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। अच्छी वाला क्या होगा? जो एकदम बीच से जाएगा, मतलब अगर हम अपनी बॉडी को एकदम बीच से कट करें तो जो हड्डी के थ्रू जाएगा तो उसे हम बोलेंगे अच्छी कंकाल तंत्र, और इसे बोलेंगे उपांगित कंकाल तंत्र। ठीक है। अच्छा जी, ये सारा कभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये अभी आप ही लोग को पढ़ा रहा हूँ सिर्फ। अब देखिए स्केलेटल, ये थोड़ी सी इंग्लिश में मैंने दे दिया जिसको इंग्लिश में चाहिए। तो स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम गिव्स द शेप टू ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन and help in providing support, firmness and motion to the body. Skeleton system of human is mainly divided into two parts, exoskeleton and endoskeleton. Ex, एक्सोस्केलेटन में आपका क्या होगा? आपका फॉलिकल्स होंगे, नेल्स होंगे, हेयर्स होंगे। और इनर स्केलेटन में क्या होगा? ये पूरा हड्डियों का तंत्र होगा। और इसको फिर इनर वालों को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्सियल और अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मतलब होता है उपाक्षीय, मतलब बाहर वाला जो पार्ट है। ठीक है। अब हम आते हैं मेन, उसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, मानव तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव तंत्र में वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ठीक। अच्छा, अब एक बात है, क्या छोटे बच्चों में ज्यादा हड्डियां होंगी या कम होंगी? छोटे बच्चे में ज्यादा हड्डियां होंगी या कम? छोटे बच्चे में ज्यादा हड्डियां या कम? ज्यादा होंगी। छोटे बच्चे में ज्यादा हड्डी, देखिए शैलेश जी बोल रहे हैं 300। ठीक है, छोटे बच्चे में ज्यादा हड्डी होगी 300। बाकी जो हड्डियां कम हो जाती हैं उसमें क्या होती है? हड्डियां फ्यूज कर जाती हैं, मतलब एक दूसरे से फ्यूज करके मर्ज कर जाती हैं, तो हमारी हड्डियां कम हो जाती हैं। अब देखिए इसमें कंकाल के अच्छी एक्सियल और उपांगी एपेंडिकुलर अस्थियों, भागों की अस्थियों की संख्या अलग अलग होती है, ये भी बात सही है। अगर मैं एक्सियल की बात करूंगा, अच्छी पे 80 हड्डियां होती हैं, और उपांगी यानी अपेंडिकुलर पे क्या होती हैं? 126 हड्डियां होती हैं। अगर आप इसको फिगर से देखना चाहें तो अगर मैं यहां से बात करूंगा, यहाँ पे फिगर से देखिए, फिगर से देखिए, यहाँ से ये एक्सियल वाला पार्ट है, ये एक्सियल वाला पार्ट है, इसमें 80 होती हैं, और बाकी जो होती हैं वो उपांगी वाले पार्ट में चली जाती हैं। तो ये थोड़ा डेटा याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पीसीएस में ये पूछा जा सकता है। वनडे में आपसे पूछा जाएगा कि कितनी हड्डियां होती हैं, बच्चों में ज्यादा होंगी कि कम होंगी, ये पूछा जाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आपसे ये कुछ पार्ट भी आपको ध्यान रखना चाहिए पीसीएस के बेसिस पे। अब ये मैंने इंग्लिश में दे दिया इसको कि 206 ह्यूमन के पास 206 हड्डियां होती हैं। नंबर ऑफ बोन इज डिफरेंट इन द एक्सियल एज वेल एज अपेंडिकुलर पार्ट ऑफ द स्केलेटन। एक्सियल पोर्शन कंटेन 80 एंड while the appendicular part contain 126 bones। ये आपका था मेन। अब ये मैंने आपको थोड़ा पहले बताया, सब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिस होती है। ये पीसीएस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन ये पीसीएस में दो बार आया हुआ है, दो या तीन बार आया है। कि एक तो पूछा गया कौन सी हड्डी छोटी है, दूसरा पूछा गया है कि कान में कौन सी हड्डी पाई जाती है, मतलब कान में कौन सी सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो दो तरह से देखिएगा, स्टेपिस, और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसका नाम होता है फीमर, ये जांग में पाई जाती है। अगर आप फिगर से देखें, अगर आप फिगर से देखें तो ये देखिए यहाँ पे, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है?
ठीक है। तो अब देखिए जरा फिगर से, ये वाली हड्डी जो है फीमर है, ये फीमर है, और कान में स्टेपेज होती है। अपने कान को ऐसे दबाएंगे ना तो यहीं पे होती है स्टेपेज, बड़ी मुलायम सी भी होती है। अब हम स्कल की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पीसीएस में आया हुआ है, इस पे क्वेश्चन आपके पीसीएस में आए हुए हैं। स्कल, स्कल मतलब खोपड़ी। खोपड़ी की अगर हम बात करें, देखिए खोपड़ी यहाँ ढेर सारा दिख रहा है, इसमें आपको ज्यादा नहीं ध्यान रखना है। इस खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है ये पूछा जाता है। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन देता है कि खोपड़ी में कितनी हड्डी है, तो कभी आंसर आता है 28 और कभी 29। तो नॉर्मल केस में जो पीसीएस ने पूछा है वो 28 हड्डी दिया हुआ है। आप ध्यान रखिए कि जो मनुष्य के स्केलेटन यानी स्कल का जो हड्डी होती है उसकी जो टोटल संख्या होती है 29 होती है, ठीक है। और उसमें एक हड्डी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, मतलब हाई एराइट्स को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो आपके पास जो होती हैं 29 हड्डियां होती हैं। अगर इस हाई आइट्स को हटा दिया जाए तब आपके पास 28 है। तो इस ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब भी वो देगा तो या तो एक ये वाला डेटा देगा या तो ये वाला देगा। ध्यान रखिएगा, हाई आइट्स को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो 29 हड्डी, अदरवाइज आपकी 28 हड्डी होगी। इसमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती हैं। मस्तिष्क के चारों ओर जो हड्डियां बनाती हैं वो आपकी 8 हड्डी होती हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये डेटा आपको याद रखना है। मस्तिष्क के चारों ओर जो हड्डियां बनती है वो 8 हड्डियां मिलकर बनाती हैं। शेष हड्डियों में से जो जो आपका फेस वाला पार्ट है वो, और जो मध्य कर्ण मतलब जो कान वाला पार्ट है वो सारी हड्डियां मेन उसमें होती है। तो 8 हड्डियां पूरा स्कल का ये वाला पार्ट बनाएंगी, बाकी जो हड्डियां हैं वो आपका फेस वाला पार्ट और जो आपका इसके पीछे वाला जो पार्ट होता है वो बनाती है। हाइट्स नामक एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हाइट्स नामक जो होती है एक अस्थि मैडिबल कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित होती है। मैडिबल कंठ जिह्वा, जीभ होता है ना, उसके नीचे एक हड्डी होती है जिसपे जीभ आपकी टंगी रहती है, उसको हाइट्स बोलते हैं। हाँ अच्छा, आपका आंसर पे वो या दोनों में एक ही आंसर में दे रखेगा, यही रखेगा, ठीक है। हाइट्स को अगर वो इंक्लूड करेगा तब 29 कर दीजिएगा, हाइट्स को इंक्लूड नहीं करता तो 28। तो याद रखिएगा, ऑप्शन आएगा 42-43 आ जाएगा, एक ऑप्शन आएगा 25-26 आ जाएगा, एक 28 आ जाएगा। 29 और 28 में से एक ही ऑप्शन होगा। हाँ ये ज्वाइंट रहती है, हाइट्स जो होती है ना ये ज्वाइंट्स होती है, उसको बीच में नीचे स्थित होती है। अपना जीभ उठा के देखेंगे ना, जीभ के जो पीछे वाला पार्ट है उसको उठा के देखेंगे तो वहां पे एक हड्डी होती है जिससे ये लगा होता है। अगर आप जीभ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, मतलब ज्यादा खींचे, ऐसा खींचिएगा मत, बस ज्यादा खींचे तो आपको पता चलेगा कि वहां हड्डी है, दिखता है। ये मैंने इसका कुछ इंग्लिश वाला पार्ट दे दिया है। हाँ ये इसका इंग्लिश वाला पार्ट दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ बोन इन द स्कल आपका 29 होती है, अगर हाइट्स को इंक्लूड करेंगे तो 29। 8 जो होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8 जो होती है वो पूरा ये वाला पार्ट बनाती है स्कल का, इसको बोलते हैं सेरेनम या सेरेब्रम बोलते हैं इसे। और जो आपकी रिमेनिंग हड्डियां होती हैं वो आपका फेस वाला पार्ट और कान के पीछे वाला पार्ट बनाती हैं। अनदर बोन कार्ड हाइट्स इज सिचुएटेड बिलो द टंग बिटवीन द मैंडिबुलर लैरिंग्स। लैरिंग्स के बारे में मैंने एक बार आपको बताया था, लैरिंग्स और फेरिंग्स के बारे में मैंने एक बार आपको क्लास में बताया था। तो जो वोकल कार्ड होती है ना, जैसे मेरी आवाज जो जा रही है आपसे, वो लैरिंग्स के थ्रू ही जा रही है। तो अगर जितना लैरिंग्स जिसका मतलब लैरिंग्स से आपकी जो वॉइस होती है ना वो चेंज होती है। जैसे गर्ल्स का जो लैरिंग्स होती है वो डिफरेंट होती है, बॉयज की अलग होती है। तो इसलिए गर्ल्स की जो आवाज होती है वो श्रिल होती है, मतलब बहुत ही मीठी आवाज होती है। अब बॉयज की आवाज थोड़ी सी लाउड होती है। वो लैरिंग्स में कुछ पार्ट्स होते हैं, सैडम सेप्पल, ये सारी चीजें होती हैं। तो बस आपको लैरिंग्स ध्यान रखना है। और लैरिंग्स और टंग्स के बीच यानी जीभ के बीच में हड्डियां होती है। अब आप रिप्स की बात करें, रिप्स मैंने आपको पढ़ाया था एक दिन क्लास में, ये मुझे बताएंगे आशीष जी। आशीष जी जरा बताइए, रिप्स यानी पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं पसलियां? ये है देखिए रिप्स, ये जो आपका जो यहाँ वाला पार्ट होता है, सीने वाला पार्ट होता है, ये इसको बोलते हैं रिप्स।
ये यहाँ जो हड्डियां होती हैं रिब्स होती हैं। ये कितने जोड़ी होते हैं आशीष जी? आशीष जी बताइए। आप सभी बताइए कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है ना, 12 जोड़ी। ये मैंने एनसीईआरटी जब पढ़ा रहा था तब कराया था, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये पीछे कट गया 8 9 10 11 12, ये है 12 जोड़ी होती है ये, और टोटल होती है 24। दीक्षा जी भी आ गई। दीक्षा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीक्षा जी आप कब आई? हम्म, लग रहा है अभी आई है ना। तो 12 जोड़ी होती है और टोटल होती है 24। तो अब देखिए रिप्स के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे जो डेटा है वो आप याद रखिएगा। देखिए मनुष्य में, अब देखिए थोड़ी सी चीजें, मनुष्य में जो वर्टिब्रा कॉलम होती है, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो 26 होती है, और शिशुओं में वो 33 होती है। देखिए अब यहां देख लीजिए ये अच्छा, आप उसी समय आ गई थी। ओके कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ा सा लेट हम स्टार्ट भी कर पाए थे, थोड़ा लिंक। ये वाली जो हड्डी होती है ना, ये मनुष्य में जो, ये ह्यूमन में ज्यादा होती है, बच्चों में थोड़ा ज्यादा होती है, और हमारे में कम होती है। हमारे में कम होती है और बच्चे में थोड़ी ज्यादा होती है। बड़ा होने पे क्या होता है, ये कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और यही कम हो जाती है। तो इसी से आपने बोला है कि जो बच्चों में हड्डियां होती हैं ज्यादा होती हैं, और ह्यूमन में मतलब हम लोग में कम हो जाती है वो हड्डियां। ठीक है, तो कहाँ चला गया? देखिए ये चीज, तो जो आपका जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें रीढ़ की हड्डी 26 होती है। शिशु लोगों में यानी बच्चों में वो 33 होती है। तो ध्यान से याद रखिएगा, छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है, जिससे कशेरुकाएं या वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, उसे आप वर्टिब्रा बोलते हैं। तो ये आपका ये ध्यान रखिएगा। गर्दन का जो पहला कशेरुक है, एटलस कशेरुक कहलाता है। गर्दन जिसपे लगा रहता है ना आपका, जैसे गर्दन कहाँ गया, ये गर्दन यहाँ होगा ना, ये जिस पे लगा होगा उसको आप बोलते हैं एटलस। उसे बोलते हैं एटलस कशेरुक, ये भी नाम याद रखिएगा। और इसी एटलस कशेरुक की वजह से आपका ये सीधा कर रहता है, मतलब ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं, आप घुमा सकते हैं, काफी स्ट्रांग होता है। और मनुष्य में अगर पसलियों की बात करें तो आपके 24 जोड़ी होते हैं, और 12 जोड़ी होते हैं, और 24 पसलियां होती हैं। ये है आपका आंसर। ठीक है, तो ये आप ये सारा डेटा याद रखिएगा। मैं लास्ट में आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे भी वही लिख दिया मैंने कि जो 26 आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, 33 जो होती है इन्फेंट में होती है, इन्फेंट मतलब छोटे बच्चों में होती है। एंड द फर्स्ट वर्टेक्स ऑफ द नेक इज कॉल्ड एटलस वर्टेक्स। जो जो गर्दन की जो हड्डी होती है उसका सबसे पहला जो पार्ट होता है एटलस वर्टेक्स बोलते हैं उसे, विच कीप्स द नेक क्लोज। जो आपके जो गर्दन है उसको उठा पकड़ के रखता है वो। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ जो रिप्स हैं आपकी वो 12 हैं, और सॉरी 12 पेयर हैं, और 24 हड्डी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्वेश्चन भी पीसीएस में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है। अच्छा ये देख, अच्छा एक बात बताइए, एक क्वेश्चन का आंसर दिए, जीव द्रव्य की अगर मैं बात करूं, जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य में कितना परसेंट पानी होता है? जीव द्रव्य में कितना परसेंट पानी होता है? जीव द्रव्य में कितना परसेंट पानी होता है? गरिमा जी बताइए। दीक्षा जी, ये बताया भी है मैंने आप लोगों को। कल मैंने ब्लड के बारे में बताया था, ब्लड के बारे में। ब्लड में जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उसमें कितने कितने परसेंट पानी होता है? वाटर कितना होता है? लाल रुधिर कणिकाओं में पानी कितना होता है, कितने परसेंट अप्रॉक्स? अलका जी बताइए। उसमें 90% होता है, सही कह रही हैं, उसमें 90% होता है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये जब अगर आपसे पूछे कि आपके शरीर में कितना परसेंट पानी है, तब 60 से 70%। आपके बॉडी में कितना पानी है, वो 60 to 70%। या कभी एक आंसर आया हुआ है कि 65% दिया हुआ है क्वेश्चन में,
तो ये आपका पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें कुछ एक 70 से ऊपर था और एक 60 से नीचे था, इसलिए आप वहाँ पे 65% आंसर करेंगे। तो हमारे जो शरीर में जो वेट होता है उसका जो भार होता है मैक्सिमम जो 70%, 60 से 70% क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, यूरिन, स्वेट्स आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। तो बेसिकली जल ही होता है, लेकिन बॉडी के लिए बोलेगा तो 60 से 70%, लेकिन जीव द्रव्य में पूछे, अगर आपको रुधिर में पूछ ले, ब्लड में पूछ ले, तो वो क्या होगा, 90%। ठीक है, हाँ, आप लोग आंसर एकदम सही दे रहे हैं, मतलब मैक्सिमम चीजें लग रही है कि पढ़ी हुई है आपकी। द मैक्सिमम वेट ऑफ आवर बॉडी, आज मैंने क्वेश्चन कराना था मुझे, लेकिन मैंने कहा कि क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि कल अभी मैं अपने होम टाउन जाऊंगा, तो हो सकता है वहाँ नेट का इशू पड़े, तो मैं आपको थ्योरी वाला करा दूंगा, और क्वेश्चन वाला मैं जो 6 बजे जैसे आपकी क्लास कल वाला जो टाइम है उस पर मैं अपलोड करके रख दूंगा, वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और तो 6 बजे जब आप लोग आएंगे और 6 बजे मैं भी ऑनलाइन हो जाऊंगा, तो जब दोनों लोग ऑनलाइन हो जाएंगे तो उसमें आप आंसर करिएगा, मैं आपका आंसर चेक करता रहूंगा वहाँ पे। एक दो वीडियो मैं डाल के यहाँ पे ऐसे रखूंगा, उसमें यहाँ बफरिंग नहीं होगी, एक बार अपलोड हो जाएगा तो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको आज थ्योरी वाला पार्ट कर दिया। ठीक है, गरिमा जी, अलका जी, ठीक है, चलिए, तो हम वहां पे अपलोड कर देंगे तो आपको पढ़ाई में भी दिक्कत नहीं होगी, और कोशिश करूंगा कि वही क्वेश्चन डालूं जो आपके आए हुए हैं या आने के चांस है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है, मानव शरीर में मेन रूप से 6 एलिमेंट पाए जाते हैं। मानव शरीर में 6 एलिमेंट पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस है। क्या क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस है। दूसरा देख लीजिए, मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन होता है। जितना भी हमारा वेट होता है उसमें 65% ऑक्सीजन होता है। क्यों, अच्छा 65% ऑक्सीजन क्यों होता है, 65% ऑक्सीजन क्यों होता है हमारे बॉडी में ये बताइए, हमारे बॉडी में कितने परसेंट वाटर होता है, हमारे शरीर में कितना परसेंट वाटर होता है, हमारे शरीर में कितना परसेंट पानी होता है, जल्दी बताइए। अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने, 70% होता है कि नहीं, 70% होता है। हमारे शरीर में कितने परसेंट पानी है, 70%, हाँ 60 से 70%। ठीक है, अब अगर पानी का फार्मूला देखें हल्का जी, तो ये फार्मूला होता है H2O। H2O को अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में डालूं तो इसका देखिए होगा 2 और इसका हो जाएगा 16 और टोटल आता है 18। ठीक है, तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो इसमें रेशियो कितना आ रहा है, 1:8 का आ रहा है क्या, 1:8 का आ रहा है। ठीक है, हाँ सही बता रहे हैं आप लोग। इसमें कितने रेशियो कितने का आ रहा है, 1:8 का आ रहा है। मतलब अगर हाइड्रोजन 1 होगा तो ऑक्सीजन होगा 8 गुना, ऑक्सीजन 1 होगा तो ऑक्सीजन होगा 8 गुना। इसलिए आपका जो बॉडी का मैक्सिमम पार्ट है वो ऑक्सीजन होता है। ये भूल के भी कैल्शियम मत लगाइएगा, कैल्शियम तुरंत मत लगाइएगा। कैल्शियम हड्डियों में होता है बस, लेकिन पूरा बॉडी में आपका पानी भरा हुआ है। ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो 65% आपका ऑक्सीजन होता है। ये क्वेश्चन भी आपका पीसीएस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, अब 18 से 18% के आसपास आपका कार्बन होता है, और 9.5% के आसपास आपका जो होता है आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक है, 3.2% आपका नाइट्रोजन होता है, 1.3% कैल्शियम होता है और 1% फास्फोरस होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है और दूसरा आपका कार्बन पूछा जाता है। फर्स्ट मोस्ट एबोडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑक्सीजन,
सेकंड क्या होगा आपका, कार्बन होगा। अब मानव हड्डियां, देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा लवण कैल्शियम फास्फेट की है। अगर मैं मानव हड्डियों की बात करूं तो उसमें मैक्सिमम पार्ट आपका कैल्शियम सल्फेट का होता है फास्फोरस भी है, लेकिन कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, हड्डियों का अगर कहीं कभी बीमारी हो तो आप लोगों को कैल्शियम को खाने की सलाह दी जाती है। अगर हड्डियों की कोई बीमारी होगी तो आपको कैल्शियम खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कैल्शियम ही मेन होता है। तो ये देखिए इंग्लिश वाला पार्ट है ये। अच्छा, इंग्लिश वाला पार्ट बताऊं या छोड़ दूं इसे, ये इंग्लिश वाला पार्ट बताऊं या छोड़ दूं? अच्छा ठीक है, देख लीजिए इसे। प्राइमरी सिक्स एलिमेंट आपके ह्यूमन बॉडी में होते हैं। प्राइमरी सिक्स एलिमेंट आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी विच आर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। द ह्यूमन बॉडी जो होती है 65% अप्रॉक्स, मैं बता रहा हूँ ये अप्रॉक्स 65% ऑक्सीजन होती है, 18.5% आपकी कार्बन होती है, 9.5% आपकी हाइड्रोजन होती है, 3.2% नाइट्रोजन होती है। इसमें से दो पार्ट आप याद रखिएगा, एक तो ऑक्सीजन और एक कार्बन वाला। और हाईएस्ट अमाउंट जो होती है ह्यूमन स्केलेटन में, मतलब जो बोन होती है उसमें कैल्शियम फास्फेट का होता है। जो बोन होता है आपका वो कैल्शियम फास्फेट का होता है। ठीक है गरिमा जी। अब दो तीन ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको। अब मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैंने आर्थ्रो आर्थराइटिस के बारे में बताया था, आर्थ्रो आर्थराइटिस और आर्थ्रोपोरेसिस के बारे में एक बार मैंने बताया था। तो देखिए आपका जो कूल्हे का जो ऑपरेशन होता है, जो कूल्हे का ऑपरेशन होता है उसे उसे आर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं। उसे उसे बोलते हैं आर्थ्रोप्लास्टी। कूल्हे के ऑपरेशन को बोलते हैं आर्थ्रोप्लास्टी। और आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। तो आर्थ्रोप्लास्टी में क्या होता है, जो आपके आर्थराइटिस के थ्रू हड्डियां खराब हो जाती हैं तो उसको ऑपरेट करके हटा दिया जाता है। तो इसका नाम होता है आर्थ्रोप्लास्टी, ये नाम याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका लिगामेंट के बारे में, ठीक है, जो आपकी हड्डियां जोड़ती हैं। देखिए हड्डियों को जो एक दूसरे से जोड़ता है उसका नाम होता है लिगामेंट, ठीक है। अगर बताइए हड्डियों को जो एक दूसरे से जोड़ता है उसका नाम होता है लिगामेंट। तो लिगामेंट एक संयोजी ऊतक है। लिगामेंट क्या है, एक संयोजी ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्लियर है बातें? मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है और वो मतलब मिसमैच तो नहीं हो रहा है कि आवाज पहले गई और ये बाद में जा रहा है? गरिमा जी बताइए। क्या यस, आवाज और दोनों चीज प्रॉपर जा रही है नहीं जा रही? अच्छा चलिए, ऑल ओके, ठीक है। तो देखिए जो आपका लिगामेंट होता है वो आपका हड्डियों को जोड़ता है। और एक होता है टेंडरन, एक होता है टेंडरन, इसे कंडरा बोलते हैं, कंडरा। ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। हड्डी जो जुड़ी होगी आपकी वो लिगामेंट से जुड़ी है। हड्डी हड्डी से जुड़ती है तो लिगामेंट से जुड़ती है। लेकिन हड्डी अगर मांसपेशी से जुड़ी है तो वो टेंडरन होता है, उसको बोलते हैं कंडरा। कंडरा और टेंडर, ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट ही मैं आपको बता रहा हूँ आज। इसके बाद मैं सेकंड जो पार्ट रखूंगा उसमें आपको और चीजें बता दूंगा। तो देखिए लिगामेंट क्या करेगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा। टेंडरन क्या करेगा, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जब आप लोगों को चोट लगती है, जब चोट लगती है तो टेंडरन अगर टूट जाए तो ज्यादा वो है, या लिगामेंट टूटे तो ज्यादा डिस्टरबेंस होती है? लिगामेंट के टूटने से ज्यादा डिस्टरबेंस होती है कि टेंडरन के? लिगामेंट के उस पे ज्यादा दिक्कत होगी ना अलका जी?
लिगामेंट, हाँ। ये दीक्षा जी एकदम सही बता रही है, लिगामेंट। टेंडन के बाद लिगामेंट का नंबर आएगा ना, क्योंकि लिगामेंट तो अंदर होगा ना, लिगामेंट अंदर होगा, टेंडन बाहर होगा, तो बाहर पहले इंजर्ड होगा फिर अंदर जाएगा वो। तो इसलिए कभी कभी मांसपेशियों ऐसा दिक्कत होती है तो टिश्यू का, उसको हम बोलते हैं, अगर डॉक्टर से मिलिए पूछिए तो बोलते हैं कि 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, मतलब कि इंजरी कितने लेवल पे है। अगर 3 टायर इंजरी है तो बहुत खतरनाक इंजरी खत्म होने सही होने में टाइम लगेगा। अच्छा, आप देख लीजिए नाखून, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका। नाखून आपका बाह्य कंकाल है, इसको स्केलेटन है, अभी बताया था मैंने। ये अल्फा कैरेटिन से बने होते हैं, ये नाम याद रखिएगा, अल्फा कैरेटिन से बने होते हैं। ये आपकी डेड सेल होती हैं और इसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। ये डेड सेल होती हैं, अल्फा कैरेटिन से बनी होती हैं, बाह्य स्केलेटन होती हैं। इसलिए जब आप नाखून को कट करते हैं तो कोई भी आपको दर्द का एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो उसमें रक्त का संचरण नहीं होता है, रक्त का। हाँ, वो तो ठीक है, बोन जुड़ जाती है, बोन, लेकिन वो अंदर इंजरी अंदर तक जाएगी ना। आर्यल का जी समझ, जैसे मेरे पास ये है, ये क्या नाम है, मार्कर है। अब देखिए, इसको ऊपर वाला पार्ट तोड़ूं और अंदर से तोड़ दूं पूरा, तो ज्यादा डिस्टरबेंस तो अंदर वाला होगा ना। आई बात समझ अलका जी, मैसेज करिए। टेंडन टूट रहा है, इसका मतलब है कि वो उसको तोड़ने के बाद ही अंदर गया होगा, वो तोड़ने के बाद ही जाएगा। इसको बाहर वाला डिस्टर्ब किया, अंदर थोड़ी तोड़ तोड़ सकते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा डिस्टर्ब करता है। ठीक है गरिमा जी, गरिमा जी आपका आंसर नहीं आया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लीजिए, ये वाला पार्ट, कैल्शियम फास्फोरस। आपका जो दांत होता है, दांत सिर्फ कैल्शियम का नहीं बनता, ये नाम ध्यान रखिएगा। दांत आपका कैल्शियम से बनता है, फास्फोरस से बनता है और फ्लोरीन से बनता है। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन से बनता है। अस्थि दंत निर्माण और इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारी हो जाती है। मतलब फ्लोरीन भी जरूरी है, फ्लोरीन भी जरूरी है, कैल्शियम भी जरूरी है, फास्फोरस भी जरूरी है। लेकिन अगर आप ज्यादा फ्लोरिनेटेड पानी पिएंगे, अगर आप ज्यादा फ्लोरिनेटेड पानी, मतलब ऐसा पानी जिसमें फ्लोरीन हो, तो आपको एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं फ्लोरेसिस। फ्लोरेसिस डिजीज होती है, फ्लोरोसिस। ठीक है, अगर ज्यादा पानी में फ्लोरीन वाला पानी है तो फ्लोरेसिस हो जाएगा आपका पूरा। वो दांत जो है ना, वो दांत का ऊपर वाला पार्ट वो कट कर देता है, हल्का हल्का कमजोर कर देता है उसे, तो फ्लोरोसिस होता है वो मत। ठीक है, ये टेंडन इज कनेक्टिव। अब ये मैं इंग्लिश में थोड़ा बता देता हूँ आपको। टेंडन इज द कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग मसल्स टू बोन। मसल और बोन को कनेक्ट करने वाला टेंडन होता है। नेल बिलोंग टू द एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन which is made up of alpha keratin. They are produced by the fluid of dead cell. नहीं, they are produced by the fluid of dead cell in which there is no circulation of blood. That is the reason why we do not feel pain while we are biting our nail. जब भी आप नाखून को काटेंगे तब भी आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा, कैल्शियम, फास्फोरस एंड फ्लोरीन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द योर बोन। और ड्यू टू दिस डिफिशियंसी ऑफ दिस थ्री, मतलब कैल्शियम, फास्फोरस एंड फ्लोरीन, यू हैव टू सफर द डेंटल एंड बोन प्रॉब्लम। तो बोन की और डेंटल प्रॉब्लम इन एलिमेंट की कमी से हो सकता है। अब मैं आता हूँ दांत की बात। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूछा जाता है आपसे। सभी को अपना दांत देखिए, जो दांत, ये वाला जो आगे वाला पार्ट दिख रहा ना, ये वाला दांत, ये इसको बोलते हैं इंसाइजर। इसे क्या बोलेंगे, इंसाइजर। और उसके बाद जो दांत के बगल वाला जो है ना, इसको बोलते हैं कैनाइन। और उसके पीछे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्री मोलर, और सबसे पीछे पार्ट होता है उसको बोलते हैं मोलर। इसको हिंदी में बोलते हैं चवर्णक और अग्र चवर्णक। इसे चवर्णक बोलते हैं, चवर्णक। हाँ,
ये कैना ये हाँ इंसीजर होती है, कैनाइन होती है, प्रीमोलर, मोलर। चौवर्णक बोलते हैं, चौवर्णक। और इसे बोलते हैं अग्र चौवर्णक, अग्र चौवर्णक। इसे कृंतक और रत्नक बोलते हैं। इंसाइजर और कैनाइन को कृंतक और रत्नक बोलते हैं। अब मैंने लिखा दिया है आप लोगों को। अच्छा, अब जरा आप अपने दांत देख लीजिए। यहाँ पे देखिए दांत कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 दांत दिख गए आप लोगों को? 16 दांत दिख गए? हाँ सही बोल रही हैं गरिमा जी, 16 दांत दिख गए। जो जितने 16 दांत नीचे दिख रहे हैं उतने ऊपर भी होंगे ना। जितना 16 दांत नीचे होगा उतना ऊपर भी होगा। तो टोटल हो गया 32 दांत होता है। एक होता है बुद्धि वाला दांत, बोलते हैं ना, बुद्धि वाला दांत। इनको बुद्धि वाला दांत आ गया, ऐसा बोलते हैं लोग। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीजें सुन लीजिए। क्या ऐसा होता है क्या कि हमारा जो दूध का दांत होता है वो टूट जाता है और फिर एक नया दांत उगता है? दूध का दांत टूट जाता है और नया दांत उगता है। हाँ लास्ट है, बुद्धि का दांत लास्ट का होता है, लास्ट में एकदम उगता है। हमारे पास दांत 2 बार, एक कुछ दांत ऐसे होते हैं जो जो 2 बार उगते हैं, एक बार उगेंगे टूट जाएंगे, और कुछ दांत ऐसे होते हैं जो एक ही बार उगते हैं। तो जो एक बार उगते हैं उसे हम बोलते हैं, जो 2 बार उगते हैं उसे बोलते हैं द्विदंती, बोलते हैं उसे बोलते हैं द्विदंती। और जो एक ही बार होते हैं उसे बोलते हैं मोनोदंती, मोनोदंती। तो जो 2 बार, तो इसका मतलब जो मनुष्य का जो दांत है, हमारा जो दांत है वो मोनोदंती हुआ या द्विदंती हुआ? हमारा जो दांत है वो मोनोदंती हुआ, द्विदंती हुआ? हमारा दांत दोनों होगा ना, द्विदंती भी होगा और मोनो दोनों होगा ना। तो ये इसको बोलते हैं डाइफ्यूडेंट और मोनोफ्यूडेंट। तो आपका देखिए, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है पीसीएस में, याद रखिएगा। ये एमपी पीसीएस में भी आ चुका है क्वेश्चन, और यूपी पीसीएस में भी आ चुका है, और ये आने के चांस भी है। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित जो जितने भी मैमल्स हैं उसमें 20 दांत जो होते हैं इसको डाइफ्यूडेंट बोलते हैं, मतलब 2 बार उगता है जो, अर्थात चमड़ दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। अगर चमड़क दांत यानी मोलर दांत की बात करें, मोलर ये वाला जो ये वाला जो दांत है ना, ये ये सब, ये वाला पार्ट जो है 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 12, 32 में से 12 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये जो मोलर वाला जो है, ये जो मोलर वाले दांत हैं ये एक ही बार उगते हैं, और इसके बाद ये टोटल जो होते हैं 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार उगते हैं, और 12 दांत जो होते हैं वो एक बार उगते हैं, जिसे मोनोफ्यूडेंट बोलते हैं। तो अब ये आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं, ये भी मैंने बता दिया, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। इंसाइजर ये बगल में कैनाइन। अच्छा ये बताइए, जो जो आपके हर्बीवोरस होते हैं, आमनीवोरस होते हैं, और हर्बीवोरस जो मांसाहारी होता है उसका कौन सा दांत डेवलप होगा? उसका इंसाइजर डेवलप होगा कि कैनाइन? इंसाइजर डेवलप होगा, यहाँ देख लीजिए, इंसाइजर डेवलप होगा या कैनाइन? भाई एक बार आंसर करिए। गन्ना खाए आप लोग गाँव में? कैनाइन डेवलप होगा, सही कह रहे हैं, कैनाइन। जिसका देखिए जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनका ये कैनाइन वाला जो पार्ट होता है वो ज्यादा डेवलप होता है। वो किसी चीज को फाड़ने में हेल्प करता है। ये किसी चीज को फाड़ने में, किसी को आप गुस्सा करिए ना तो काट लेंगे,
गुस्सा करेंगे काटेंगे तो इसी से काटते हैं, इसी दांत से काटते हैं। और आगे वाला जो दांत है वो छोटे छोटे पार्ट में उसे तोड़ता है, ब्रेक करता है बस। और पीछे वाला जो होता है वो फाड़ देता है। तो कैनाइन आपका डेवलप होता है जितने जंगली पशु होते हैं, ठीक है। और जितने जितने गाय भैंस है, गाय भैंस है ना, जरा बताइए। इंदु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम इंदु जी। थोड़ा लेट हो गई आप, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट है और अब मैं आपको थोड़ा पीसेस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, तो थोड़ा क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। एक तो ऐसे ही कभी नेट कभी डिस्टर्ब है, कभी कुछ डिस्टर्ब है ना। बट ठीक है, आप अच्छी स्टूडेंट हैं, मेहनत करते रहिए। अच्छा, जो गाय भैंस है ना, गाय भैंस देखा होगा, उनका ये वाला पार्ट आपने इंसाइजर डेवलप होता है कि कैनाइन? गाय भैंस का इंसाइजर डेवलप होता है या कैनाइन? हाँ सही बता रही हैं गरिमा जी। उसका देखिए ये वाला पार्ट डेवलप होता है, इंसाइजर। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ इंसाइजर है ना। वो देखिए जो गाय है, जिसके भी घर गाय होगी या भैंस होगी, वो देखिए ज्यादातर गाय क्या होती है, अपना मुंह चलाती रहती है, दिन भर मुंह चलाती रहती है, कुछ कुछ खाती रहती है। तो वही बेसिकली क्या कर रहा है, वो उसे बार बार चला चला के पीस रहा है। और जो जो शेर होता है या जो वाइल्ड एनिमल होता है, उसका कैनाइन डेवलप होता है, वो किसी चीज को फाड़ने। तो इसका कैनाइन का काम होता है फाड़ने के लिए। किसी गन्ना अगर आपको काटना है, गन्ना काटना है, तो उसको पीछे से लेके आप फाड़ने के लिए यही वाला दांत यूज करते हैं, कैनाइन वाला, ठीक है। और अगर चबा किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट में करना है तो इंसाइजर यूज कर लीजिए। अच्छा अब देखिए, ये तो मैंने इंग्लिश में लिख लिया कि हाँ फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि उसका कैनाइन तो डेवलप होता नहीं, तो जितने छोटे छोटे पार्ट में कर लेगा इंदु जी, वो उतना ही डाइजेस्ट होने में उसे हेल्प करेगा। इसलिए वो हमेशा खाता रहता है, कुछ ना कुछ खाता रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 20 जो टिथ होते हैं, 20 टिथ डेवलप 2 टाइम, और जो 12 होते हैं वो 1 टाइम डेवलप होते हैं। 12 में क्या होते हैं आपके, मोलर होते हैं। ये आपका 12 जो होते हैं ये वाले होते हैं 12। ये देखिए मोलर आपके 12 होते हैं, जो एक ही बार डेवलप होता है। बाकी जितने भी दांत हैं वो आपके 2 बार डेवलप होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखिए दंत फार्मूला पूछा जाता है, डेंट, ये ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपके 4 दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो जब भी आप लिखते हैं ना, जब भी आप लिखेंगे दंत फार्मूला, ये हम कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो अगर आप देखिए याद करके जाएं तो ज्यादा अच्छा है, एग्जाम में बैठ के अपना दांत तो गिनेंगे नहीं, ठीक। तो अब देखिए आपके जो इंसाइजर होता है वो 2 इंसाइजर होता है, और 2 ऊपर का, और नीचे जो लिखते हैं 2 नीचे के दांत का, 2 ऊपर दांत का, 2 नीचे का। जो कैनाइन होता है वो 1 कैनाइन ऊपर, 1 कैनाइन नीचे। अच्छा आप लोग अपना कैनाइन जरा देख लीजिए, जिस दांत से काटते हैं वो एक ही दांत होगा, है ना। जो जो यहाँ पे शायद ये उतना अच्छे से शो नहीं कर रहा है, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा। तो जो ये जो दांत से फाड़ते हैं ना, वो एक ही होता है, 2 नहीं होता वो। लेकिन जिससे ये तोड़ते हैं ना, वो देखिए 2 दांत होता है, वो 2 आगे का दांत होता है जो इंसाइजर है। कैनाइन 2 होता है। जो आपका प्री मोलर होता है वो भी 2 होता है, 2 प्री मोलर होता है, और 3 आपके मोलर होते हैं, ठीक है। अब जरा इसको ऐड करिए, है ना। अब जरा इसको, सॉरी, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है, यहाँ 1 मिनट रुक जाइए जरा। ये जो दिख रहा है, इसको सिर्फ इस पार्ट का है, देखिए इधर का, इसको बीच से ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे ऐसे, इसको ऐसे बीच से कट कर दीजिए, ठीक है जी। तो बीच से कट कर रहे हैं, जरा इस फिगर को देख लीजिए। येलो वाला कितना दांत दिख रहा है आप लोग को, येलो वाला कितना दांत दिखा, जरा बताइए, येलो वाला कितना दांत दिखा? हाँ 21-23, ये गरिमा जी आपने एकदम सही बताया, ये याद रख लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, 21-23। ये मैंने बता दिया कि भाई, हाँ नहीं, येलो वाला 4 टोटल दिख रहा है ना,
4 टोटल दिख रहा है, लेकिन ये आधे में बताइए, आधे में तो 2 ही होगा ना। देखिए आधे में 2 ही होगा ये, है ना। आधे में देखिए 1 और ये 2, और ये ब्लू वाला कितना है, 1 है, ब्लू वाला 1 है। ये आपका जो जो नारंगी रंग है, और अलका जी बताइए नारंगी वाला कितना है, 2 है, और जो ग्रीन वाला है वो कितना है, वो देखिए 3 है। तो 21 23, हाँ, तो ये 21 23 है, ये फार्मूला है दांत का। और इसी के नीचे कह रहा है, मतलब ये साइड वाला भी वही है, और इसका डबल कर दीजिए, 21 23 को ऐड कर दीजिए तो ये आपके आएंगे 16, या टोटल आ जाएगा 16, और इसका डबल कर दीजिए तो हो गया 32। तो वो टोटल 32 दांत होता है आपका। फार्मूला याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा, 21 23। ये 2021 चल रहा है, हाँ 3 जोड़े सही करें, 2021 चल रहा है, और 23, 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 21 23 आपका दंत फार्मूला होता है। ये आपका मैंने इंग्लिश में लिख दिया। इन द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन देयर आर आइडियली 4 टाइप ऑफ टीथ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये प्रीमोलर है, प्रीमोलर और मोलर। ह्यूमन का डेंटल फार्मूला क्या होगा, 21 23, 21 23। अब 2-3 चीज और है, इसके बाद आपका देखिए ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। मानव शरीर का जो दांत होता है ना, दांत, इनेमल, दांत के ऊपर जो पार्ट होता है, दांत के ऊपर जो चीज होती है, एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं इनेमल। इनेमल सबसे अत्यधिक कठोर पार्ट होता है, सबसे कठोर पार्ट आपका इनेमल होता है। तो दांत को देखिए, अगर किसी का दांत खराब हुआ हो, हाँ इंदु जी बताइए, किसी का दांत खराब हुआ है क्या आप लोगों में से? अगर दांत खराब हुआ है तो डॉक्टर जो है दांत को सही करता है, सही करता है तो एक मशीन लेके उसे तोड़ता है, मतलब इतना इतना मजबूत होता है ये। इनेमल को तोड़ना बड़ा मुश्किल सा काम है। तो सबसे कठिन जो कठोर पार्ट है आपका, वो आपका इनेमल होता है। ये सफेद सा और चमकीला होता है। आपका दांत बोलते हैं ना चमक रहा है, जिसका भी दांत चमक रहा है, इसका मतलब उसका जो इनेमल है वो अभी सही है, एकदम सही है। छोटे बच्चों का दांत ज्यादा चमकता है क्या? छोटे बच्चों का दांत ज्यादा चमकता है क्या? छोटे बच्चों का दांत बताइए इंदु जी, छोटे बच्चों का दांत ज्यादा चमकता है ना। तो अलका जी, छोटे बच्चों का जो इनेमल होता है ना, वो एकदम अच्छा होता है। बार हमारा इनेमल धीरे 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 खराब हो जाता है, डिटोरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इंदु जी नेक्स्ट देख लीजिएगा कि जो आपका जो मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से आपका दांत बनता है। दांत आपका कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। दूसरी चीज, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी भारी वस्तु को उठाने की जो क्षमता होती है, वो सबसे ज्यादा क्षमता होती है जबड़े की। आप अगर आपने देखा होगा, क्या नाम है हमारे शैलेश जी, आप आपका नाम देखिए, अपना नाम बदल दिया ना, ये किसका नाम रख लिया है? दीक्षा जी का तो नाम ध्यान आता है, आपका नाम बार बार मिस हो जाता है। इसलिए आपका नाम मेरे एक दोस्त के नाम के ऊपर है, इसलिए ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ आशीष जी, आशीष जी मेरे एक दोस्त का नाम भी आशीष, 2 दोस्त का नाम आशीष है। ठीक है। हाँ नहीं नहीं, मेरे दोस्त, 2 दोस्त का आशीष नाम है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा आशीष। अच्छा एक बात और बताइएगा, अगर आप आशीष जी जिम जाते होंगे, कभी गए होंगे, तो आप 100 किलो 200 किलो उससे ज्यादा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने जबड़े से किसी चीज को खींचना चाहें या उठाना चाहें, तो देखिए अभी तक वर्ल्ड का रिकॉर्ड है 975 पाउंड तक उठाया जा सकता है, इतना तक उठाया गया है अभी तक, और भी उठाया जाए। तो सबसे, अगर आपसे पूछा जाए सबसे मजबूत पेशी कौन है, मांसपेशी कौन है, सबसे मजबूत मांसपेशी कौन हो, इंदु जी बताइए सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? आपका जबड़ा, आपका जो जबड़ा है वो सबसे मजबूत मांसपेशी है।
और जो सबसे, हाँ, सबसे जो कड़ा पार्ट है, जो सबसे दृढ़ पार्ट है शरीर का, वो है इनेमल। तो ये दो लाइन बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है। नहीं इंदु जी, इस टाइम का तो नहीं है, टाइम तो 6 बजे ही है। 6 बजे आप लोग कंफर्ट है ना? 6 बजे शाम वाला। वो क्योंकि अभी देखिए आपके पीछे एक वो मेरा कोई स्क्रीन नहीं दिख रही, तो एक स्क्रीन लगी हुई है जिसकी वजह से वो आपको पीछे कुछ दिख नहीं रहा है, और मेरा ये फोटो क्लियर दिख रहा है आपको, है ना? और जब ये सुबह में क्या होता है, चमकने लगता है, ऐसे धूप आने लगती है तो चमकने लगता है। तो ये हो गया पूरा पार्ट आपका खत्म। पूरा आपका जो कंकाल तंत्र और मांसपेशी तंत्र है उसका पूरा पार्ट मैंने करा दिया है आपको थ्योरी। कल मैं कल शाम को ही क्लास करेंगे, और क्योंकि मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा, मैं 2-3 दिन गांव में रहूंगा तो नेटवर्क का इशू होगा, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग क्वेश्चंस कर लीजिएगा इससे, इससे जितने भी क्वेश्चन है। ठीक 6 बजे मैं कोशिश करूंगा कि 6 बजे आपको ओपन हो जाए, लिंक उससे पहले भेज दूंगा, ठीक है? तो आप लोगों को समझ आ गई सारी चीजें आज वाली जो इतने मैंने कराई, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस नहीं कराया आपको, थ्योरी करा दिया। गरिमा जी, दीक्षा जी, इंदु जी, आशीष जी, अलका जी, समझ आई सारी चीजें? ठीक है। तो देखिए कल हम लोग कल मैं 6 बजे ये वीडियो अपलोड करके मैं खुद भी रहूंगा उस समय। आप आंसर करिएगा, मैं देख चेक करता रहूंगा आपके आंसर सही हो रहे हैं गलत। जो पढ़ा है वो, और उसके बाद जो नहीं पढ़ा है वो उसके भी क्वेश्चंस देंगे, लेकिन पहले जो पढ़ा है वो देंगे, ठीक है? तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल 6 बजे। चलिए गरिमा जी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अम, चलिए, बहुत वेरी गुड, थैंक यू सभी को। अरे तो जाके उस पे वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल का नाम कैटलिस्ट जी है। इसमें कुछ 10th की भी वीडियो है, मैं 10th वाली वीडियो बता दूंगा जो आपको पढ़ना है। 10th की वीडियो है, बेसिकली केमिस्ट्री साइंस के लिए ही बना है वो पार्ट। तो केमिस्ट्री का भी मेन केमिस्ट्री है, और तो 10th के कुछ वीडियो आपके आएंगे पीसीएस में, जो मैंने बताया है। उसमें लाइट का जो पार्ट है, लाइट लाइट प्रकाश का जो पार्ट है वो पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको सिर्फ लाइट का मेन पोर्शन बताऊंगा। अच्छा, कर लिए हैं? अच्छा, सब्सक्राइब कर लिए हैं। तो लाइट वाला पार्ट पढ़ाएंगे, और कुछ 12th का पार्ट है, जैसे राउल्ट्स लॉ, जो जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है? आईपीएस गरिमा जी, आईएएस की अगर आप तैयारी कर रही हैं तो राउल्ट्स लॉ पे एक पार्ट है वो, और एक परासरण दाब, परासरण दाब बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से समझाया है। मतलब इवन वो आईआईटी के बच्चे भी अगर करेंगे तो उन्हें भी समझ आ जाएगा, उससे ज्यादा वहां भी नहीं आता। तो वो पढ़ लीजिएगा, 10-20 मिनट या 15 मिनट का वीडियो है। तो एक लाइट वाला आप लोग पार्ट पार्ट पढ़ लीजिए, परासरण वाला पढ़ लीजिए, राउल्ट वाला पढ़ लीजिए, उतने से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं कल 6 बजे। ओके, सभी को गुड बाय।